महात्मा बुद्ध ने कहा है, हम वो हैं जो हम सोचते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आम में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, हिस्टोन मूल एमिनो अम्ल। तो सही जवाब है आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑक्सैलिक अम्ल, चौथा हिस्टोन मूल एमिनो अम्ल। तो सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या हिस्टोन मूल एमिनो अम्ल। तो पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, हिस्टोन मूल एमिनो अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो सही जवाब है हिस्टोन मूल एमिनो अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हिस्टोन मूल एमिनो अम्ल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, हिस्टोन मूल एमिनो अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, साबुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है साबुन में क्षार पाया जाता है, दूसरा है ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा है हिस्टोन मूल एमिनो अम्ल, चौथा है सिट्रिक अम्ल। तो सही जवाब है साबुन में क्षार पाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हल्दी आधार जिसे हम बेस या क्षार कहते हैं से किस रंग में परिवर्तित होती है? पहला लाल, दूसरा हरी, तीसरा पीली, चौथा नारंगी। तो हल्दी में यदि हम क्षार मिलाएंगे तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगी। हल्दी कहाँ में परिवर्तित हो जाती है? लाल रंग में। हल्दी में क्षार मिलाने पर वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो एसिड, सल्फेनिक एसिड, एमिनो एसिड सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड। और सही जवाब है एमिनो एसिड सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड। एमिनो एसिड सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड काहे में पाया जाता है? प्याज में। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो एसिड सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्याज को काटने पर आंसू आने का कारण है? एमिनो एसिड, प्रोपेनथियाल एस ऑक्साइड, एमिनो एसिड सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो सही जवाब है प्रोपेनथियाल एस ऑक्साइड। प्रोपेनथियाल एस ऑक्साइड, प्रोपेनथियाल एक्स ऑक्साइड। प्याज के काटने पर आंसू आने का कारण है प्रोपेनथियाल एस ऑक्साइड। प्याज में एमिनो एसिड सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड नाम के केमिकल होते हैं जो मिलकर प्रोपेनथियाल एस ऑक्साइड बनाते हैं। इस कंपाउंड की तीखी भाप के कारण हमारी आंखों में जलन पैदा हो जाती है और आंसू आने लगते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन में किसके कारण तीखापन पाया जाता है? ब्रोमाइड के कारण, फार्मिक अम्ल के कारण, सल्फर कंपाउंड के कारण या सल्फेट के कारण। तो सही जवाब है सल्फर कंपाउंड के कारण। प्याज और लहसुन का जो तीखापन होता है वह सल्फर कंपाउंड के कारण होता है। सल्फर कंपाउंड के कारण होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्याज छीलने पर आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज को छीलने पर
डैश डैश निकलता है, क्या निकलता है? सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक अम्ल, ये सल्फोनिक अम्ल या सल्फेनिक अम्ल या फार्मिक अम्ल या कार्बोसिलिक अम्ल। तो सही जवाब है सल्फेनिक अम्ल। प्याज को छीलने पर आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज को छीलने पर सल्फेनिक अम्ल निकलता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फोनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोसिलिक अम्ल। तो सही जवाब है टार्टरिक अम्ल। केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फोनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोसिलिक अम्ल। तो सही जवाब है टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से किस फसल में मैलिक अम्ल पाया जाता है? किस फसल में मैलिक अम्ल पाया जाता है? पहला है सेब, दूसरा ऑप्शन है अमरूद, तीसरा है आम, चौथा ऑप्शन है अनानास। तो सही जवाब है सेब। सेब एक ऐसी फसल है जिसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां खालिस्तान का समृद्ध स्रोत हैं। पहला स्कर्बिक अम्ल का, दूसरा फॉलिक एसिड का, तीसरा साइट्रिक एसिड का, चौथा है ए और बी दोनों। तो हरी पत्तेदार सब्जियां स्कर्बिक अम्ल और फॉलिक एसिड दोनों का अच्छा स्रोत है। तो सही जवाब है डी, ए और बी दोनों। स्कर्बिक अम्ल और फॉलिक एसिड दोनों का अच्छा स्रोत होती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 2.5 से 7.5 तक, 3.5 से 7.5 तक, 4.5 से 8.5 तक, 6.5 से 7.5 तक। तो सही जवाब है 6.5 से 7.5 तक। मानव लार का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अल्कोहल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मिथाइल अम्ल। तो सही जवाब है मिथाइल। शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथाइल अम्ल पाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, डिप्थीरिया की बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन बनाई गई, कब बनाई गई? डिप्थीरिया की वैक्सीन कब आई? सीधा सीधा है, डिप्थीरिया की वैक्सीन कब आई ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो पहला जवाब है 1923, 1823, 1772, 2023। तो सही जवाब है 1923। डिप्थीरिया की जो वैक्सीन आई वह 1923 में आई। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, संसार या दुनिया की पहली वैक्सीन कब बनी? 1782, 1796, 1723, 1923। तो दुनिया की पहली वैक्सीन 1796 में आई। 1796 में दुनिया की पहली वैक्सीन आई। दुनिया में कई दशक तक चेचक का प्रकोप जारी रहा। इसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई। 1796 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। इस आविष्कार से आज करोड़ों लोग चेचक जैसी घातक बीमारी से ठीक हो चुके हैं। चेचक का टीका दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। अमेरिका में पहली बार वैक्सीन को लेकर कानून तैयार किया गया। वैक्सीन को लेकर कानून तैयार किया गया। अमेरिका में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सभी को देना अनिवार्य के तहत। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज कब की गई? 1782, 1796, 1885 और 1923। रेबीज के टीके की खोज 1885 में की गई। रेबीज के टीके की खोज 1885 में। 1885 में फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया कमाल। क्या कमाल किया? 1885 में पूरी दुनिया रेबीज महामारी से जूझ रही थी। यह एक संक्रामक बीमारी थी। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। ऐसे में प्रसिद्ध फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया। इस खोज ने चिकित्सा की दुनिया में एक क्रांति ला दी, मानवता को एक बड़े संकट से बचा लिया। उन्होंने डिप्थीरिया, टिटनेस, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टीबी समेत कई बीमारियों के लिए टीके विकसित किए। किसने? लुई पास्चर ने। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न,
टिटनेस की बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन की खोज कब की गई? टिटनेस की बीमारी से यानी टिटनेस का टीका कब खोजा गया? 1782, 1926, 1923, 1930, 1923। तो 1926 में टिटनेस की बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन की खोज की गई 1926 में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पूरे यूरोप को पोलियो मुक्त होने की घोषणा कब की गई? 1782, 1926, 2002, 1923। तो पूरे यूरोप को पोलियो से मुक्त होने की घोषणा 2002 में की गई। पोलियो से मुक्त घोषित किया गया यूरोप को 2002 में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पूरा अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो से मुक्त होने की घोषणा कब की गई? अगस्त 2020 में, सितंबर 2021 में, अगस्त 2022 में, मार्च 2022 में। तो सही जवाब है अगस्त 2020 में। अगस्त 2020 में पूरा अफ्रीकी महाद्वीप पोलियो से मुक्त हो गया है, ऐसी घोषणा की गई। कब? अगस्त 2020 में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। H1N1 के खिलाफ वैक्सीन बनाने में सफलता मिली कब? 2009 में, 2011 में, 2013 में, 2018 में। तो सही जवाब है 2009 में। ऑप्शन ए सही है, 2009 में H1N1 के खिलाफ वैक्सीन बनाने को में सफलता मिली। अगला प्रश्न। डीएनए विधियों द्वारा तैयार किया गया पहला टीका कौन सा था? डीएनए विधियों से तैयार की गई पहली वैक्सीन या पहला टीका कौन सा है? पोलियो, दूसरा हैजा, तीसरा हेपेटाइटिस बी, चौथा टीबी। तो सही जवाब है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी डीएनए विधियों से तैयार किया गया पहला टीका था। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मैक्स थैलर और उनके सहयोगी ने पहली बार येलो फीवर से बचने के टीके का इजाद किया। कब किया? 1912 में, 1936 में, 1945 में, 1962 में। तो सही जवाब है 1936 में। मैक्स थैलर और उनके सहयोगी ने पहली बार येलो फीवर से बचने का टीका इजाद किया। कब? 1936 में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 3.8 से 8.9 तक, यानी 3.8 से 8.9 तक। दूसरा ऑप्शन है 4.8 से 8.4 तक। तीसरा है 2.8 से 8.9 तक। तीसरा है लास्ट ऑप्शन है 1.8 से 8.9 तक। तो सही जवाब है 4.8 से 8.4 तक। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पोलियो वायरस टीके की खोज कब की गई? या पोलियो वायरस टीके को कब खोजा गया? 1912, 1960, 1945, 1962। तो सही जवाब है 1960 में। ऑप्शन बी सही है, 1960 में। अल्बर्ट सेविन और पोलियो वायरस के टीके को 1960 में अमेरिका में लाइसेंस मिला। इस वैक्सीन से टाइप ए पोलियो वायरस से सुरक्षा मिली। बाद में पोलियो वायरस के टाइप 2 और टाइप 3 को भी लाइसेंस मिल गया। अतः वर्ष 1963 तक पोलियो के सभी तीनों प्रकार के टीके, मतलब तीनों प्रकार के जो पोलियो वायरस हैं उनके लिए टीके मिल गए थे 1963 में। लेकिन पोलियो वायरस के टीके की जो खोज की गई वो 1960 में की गई। 1960 में किसने की? अल्बर्ट सेविन के पोलियो वायरस के टीकों को 1960 में पहली बार अमेरिका में ये लाइसेंस मिला। अतः ये माना जाता है कि पोलियो वायरस के टीके की खोज 1960 में की गई। आइए तो अगला प्रश्न। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सॉरेनसन ने, लेवेंस्की ने, जॉन हार्वर्ग ने या रदरफोर्ड ने? तो सही जवाब है सॉरेनसेन ने। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सॉरेन पेडर लारिट्ज सॉरेनसन ने प्रस्तुत किया था। सॉरेन पेडर लारिट्ज सॉरेनसन ने प्रस्तुत किया था पीएच पैमाने को। तो पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सॉरेन पेडर लारिट्ज सॉरेनसन पूरा नाम है, जबकि इनको शॉर्ट में सॉरेनसन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। बैसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी के टीके को कब खोजा गया? बैसिलस कैलमेट गुएरिन
बैसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी के टीके को कब खोजा गया? 1912, 1960, 1921, 1962। तो सही जवाब है 1921 में। 1921 में टीबी की बैसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी वैक्सीन विकसित की गई। इसके बाद टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं रही। यह वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधी क्षमता को एक खास संक्रमण से बचाव के लिए तैयार करता है। बीसीजी का टीका पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी बिसाऊ में नवजातों में मृत्यु दर को 38% तक कम करने में कामयाब रहा। क्षय रोग यानी टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक क्षय रोग के जीवाणु के कारण होती है। तो बीसीजी के टीके की खोज 1921 या बीसीजी को बैसिलस कैलमेट गुएरिन के नाम से जाना जाता है। बीसीजी को बैसिलस कैलमेट गुएरिन 1921 में खोजा गया। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। बैसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी के टीके को किसने खोजा? अल्बर्ट कैलमेट और जॉन केज ने। अल्बर्ट कैलमेट और जॉन केज ने। दूसरा ऑप्शन है लुई पास्चर और कैमिल गुएरिन ने। अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन। अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन। अगला ऑप्शन है अल्बर्ट कैलमेट और जॉन साल्क ने। तो सही जवाब है अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने। बीसीजी के टीके की जो खोज की अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने की। बैसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन जिसे हम बीसीजी कहते हैं 1921 में फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग तपेदिक की रोकथाम के लिए किया जाता है। यह टीका बच्चों में मेनिंजाइटिस, कुष्ठ, गैर आक्रामक मूत्राशय के कैंसर और प्रसारित टीबी से सुरक्षा प्रदान करता है। बीसीजी का टीका। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। बियर का पीएच मान कितना होता है? 3.8 से 8.9, 4.8 से 8.4, 4.0 से 5.0, 1.8 से 8.9। तो सही जवाब है 4.0 से 5.0। बियर का पीएच मान कितना होता है? 4.0 से 5.0 तक। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। गोल्डन आवर किससे संबंधित है? मायोपिया से, ग्लूकोमा से, हृदयघात से या मिथेमोग्लोबिन से। सही जवाब है हृदयाघात से। गोल्डन आवर किससे संबंधित होता है? हृदयाघात या हार्ट अटैक से। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। गठिया रोग का कारण है क्षार, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मिथेमोग्लोबिन। गठिया रोग का क्या कारण है? यूरिक अम्ल। गठिया रोग का कारण क्या है? यूरिक अम्ल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम अगर अनुपस्थित हुआ कोशिका में तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, दूसरा है प्रोटीन का संश्लेषण, तीसरा श्वसन, चौथा उत्सर्जन। तो सही जवाब है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका में अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आरएच फैक्टर की खोज किसने की? लुवेनहॉक, लैंडस्टीनर, वियनर, विलियम हार्वे। तो सही जवाब है लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। ऑक्टोपस एक खालिस्तान मृदुकवची। पहला ऑप्शन है हेपिकार्टा, दूसरा ऑप्शन है सलचर्मी, तीसरा ऑप्शन है संधिपादी, चौथा ऑप्शन। तो सही जवाब है मृदुकवची। ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? घनाकंद, धनाकंद, कंद, प्रकंद। घनकंद, धनकंद, कंद, प्रकंद। तो सही जवाब है प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। तो सही जवाब है डी प्रकंद। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ध्वनि के लिए सही कथन है तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है,
आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो सही जवाब है आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है। सही जवाब है आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है मैथम पूर्वज है या कि मैथम किसका पूर्वज है? हाथी का, घोड़े का, ऊंट का, मनुष्य का? तो सही जवाब है हाथी का। मैथम हाथी का पूर्वज है। मैथम हाथी का पूर्वज है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सुरक्षा की दृष्टि से एलपीजी गैस में क्या मिलाकर गंधयुक्त बनाया जाता है? ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ईस्टर, एथिल मरकैप्टन। मरकैप्टन। तो सही जवाब है एथिल मरकैप्टन। सुरक्षा की दृष्टि से एलपीजी गैस में क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वास्तव में एलपीजी गैस प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन होती है जो प्राकृतिक अवस्था में गंधहीन होती है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है जिससे इसमें एक गंध बनी रहे। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है वह नमक जिसका पीएच मान 14 होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम पेंटाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड? तो सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट वह नमक है जिसका पीएच मान 14 होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। वह नमक जिसका पीएच मान 14 होता है और पकौड़े को स्वादिष्ट और कुरकुरे बनाने के काम में लाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम पेंटाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड? तो सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट वह नमक है जिसका पीएच मान 14 होता है और पकौड़े को स्वादिष्ट और कुरकुरे बनाने के काम आता है। इस नमक को सामान्य भाषा में बेकिंग सोडा या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं। यह एक सुरक्षित खाद्य योज्य है जिसका उपयोग बेकिंग प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। यह सफेद पाउडर के रूप में आता है, पाउडर के रूप में मौजूद होता है या आता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7, 9, 5 और 4? कितना होता है नमक का पीएच मान? 7। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7, 9, 5, 7.4? तो सही जवाब है 7.4। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। नींबू का कितना होता है? नींबू का पीएच मान 7, 9, 2.4, 7.4? तो सही जवाब है 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दूध का पीएच मान कितना होता है? 7, 9, 6.4, 7.4? तो दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 होता है। सामान्यतः दूध का पीएच मान 6.3 से 6.6 तक होता है, लेकिन जब सीधा ऑप्शन दिया हो तो 6.4 मानते हैं इसे। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 7, 3, 6.4, 7.4? तो सही जवाब है 3। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 या 3? आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। शराब का पीएच मान या अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 6.8 तक, 2.8 से 3.8 तक, 2.8 से 9.8 तक, 2.8 से 6.8 तक? तो सही जवाब है 2.8 से 3.8 तक। लेकिन शराब का पीएच मान जो सिंगल ऑप्शन में दिया हो तो 2.8 माना जाता है शराब का या अल्कोहल का पीएच मान। धन्यवाद।